हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जो है 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका सेट 5 है, 5वां प्रैक्टिस सेट है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, काफ़ी क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड होते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट करने से क्या है, उन चीज़ों का रिवीजन हो जाता है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी आपका एग्जाम मात्र 2 दिन बचा हुआ है, तो फटाफट से देखते हैं। हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल नेचुरली अकरिंग प्रोटीन ग्लाइसिल एलानिल एलानिन। ठीक है, ग्लाइसिल एलानिल एलानिन। तो ये आपका बन जाएगा, अगर आप बनाइए तो NH2CH2COOH एंड ये आपका हो जाएगा ग्लाइसिन, और प्लस आपका है NH2CH2COOH, और यहाँ पे आप लगा दीजिए CH3। ये आपका है ग्लाइसिन और ये है आपका एलानिन। तो एलानिन के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे आप और ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, और जब ये आपस में कंडेंसेशन करेंगे तो इन दोनों से एक सेंटर बनेगा और इन दोनों से एक सेंटर बनेगा। तो टोटल आपका यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर बनने वाला है, मतलब कि ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। Lactose on hydrolysis by hot dilute mineral acids on or by the action of enzyme gives। गर्म तनु खनिज अम्ल के जल अपघटन अथवा किण्वन की अभिक्रिया द्वारा लैक्टोज जो है वो क्या देता है। तो अगर आप लैक्टोज, हमने आपको बताया था लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, ये आपका ग्लूकोज एंड प्लस गैलेक्टोज मिल्क से मिलके बना होता है। तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका सी ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम लोग। द पॉलीमर्स विच soften on heating but regain their original properties on cooling are called। बहुलक जो गर्म करने पर नरम हो जाता है परंतु ठंडा करने पर पुनः मूल गुण धर्मों को प्राप्त कर लेता है, ऐसे बहुलक को हम क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। इसका मतलब आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं होगा, थर्मोप्लास्टिक आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। इतने पे तो आप लोगों को दिख ही जाएगा, बार बार दिक्कत नहीं होगी इससे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एक्सिबिट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। चलिए, इसमें कौन सा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। तो कीटो इनॉल के लिए जरूरी क्या है, कीटोनिक ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है भैया। ठीक, और एक जगह इनॉल बनने के लिए वहां पे या तो 2 कीटो इन आपके ग्रुप प्रेजेंट हो या तो डबल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट हो। इसमें भी ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 कीटो प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देगा। ये आपका बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है और ये आपका यूपी पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपका पीजीटी में भी कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। एक्स होना क्या चाहिए, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। CH3MgBr, जिसको आप मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, बिल प्रोड्यूसेस प्राइमरी एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद। तो इसका किसके साथ में रिएक्शन करवाया जाए कि ये प्राइमरी एल्कोहल दे दे। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसका एसीटोन एसीटोन CH3COO है, इससे रिएक्शन करवाएंगे। मेथिल साइनाइड CH3CN से रिएक्शन करवाएंगे। एथिलीन ऑक्साइड यानी कि CH2 एंड O, एथिलीन ऑक्साइड। तो बिल्कुल अगर आप एथिलीन ऑक्साइड से रिएक्शन इसका करवाते हैं, क्योंकि अगर आपने CH3CO CH3 का करवाया तो यहां से आपको सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप एथिलीन ऑक्साइड का करवाएंगे और फिर से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल यानी कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, ये है आपका बेंजीन। बेंजीन का आपका ये है एस्टिक एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दिया आपने, तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे आके सीधा सीधा COCH3 कनेक्ट हो जाएगा और CH3COOH, CH3COOH यहाँ से आपका हट जाएगा, यानी A तो आपको पता चल गया। अब वापस से इसका क्लोरीनेशन करवाना है, तो क्लोरीनेशन करवाएंगे तो आपका कंपाउंड बी बन जाएगा, यानी कि अब इसकी वजह से COCH3, यहाँ पे CO डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, यानी कि Cl आके कनेक्ट होना है तो पैरा पोजीशन पे Cl आपके आके कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसका क्या करवाइए, जिंक अमलगम के साथ में HCl, यानी ऑक्सीडेशन, आप ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो ये आपका CH2CH3 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका O यहाँ से हट जाएगा और Cl यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन गया मेटाक्लोरोएथिल बेंजीन। मेटाक्लोरो फिर एथिल बेंजीन, कहाँ पे है मेटाक्लोरोएथिल बेंजीन, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एस्पिरिन इज ऑब्टेन बाय द, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। एस्पिरिन इज, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का रिएक्शन कह सकते हैं, तो एस्पिरिन इज ऑब्टेन बाय द, आई एम सॉरी हेट्रोसाइक्लिक का नहीं है ये आपका रिएक्शन, ये सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन है। तो जब आप सैलिसिलिक एसिड को CH3COCl या फिर एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो आपको एस्पिरिन ऑब्टेन होती है। सैलिसिलिक एसिड का मतलब हो गया कि OH लगा दिया एंड इससे COOH लगा दिया, यही है आपका सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। R1MgX plus R2CN gives out X, H2OY, H2OZ, बड़ी अच्छी बात है। फेलिंग घोल को अपचयित नहीं करता है, तो अगर आप यहाँ पे ये कह लीजिए कि ये आपका CH3 कह दिया जाए, या R ही है तो R ही रहने दीजिए, यहाँ पे आपका X जो बनने वाला है वो चूंकि ये आके कनेक्ट हो जाएगा तो आपका बनेगा R1, और फिर आपका यहाँ पे MgX यहाँ पे आके कनेक्ट होने वाला है तो C डबल बॉन्ड N MgX बन जाएगा, और यहाँ पे आपका R2 कनेक्ट हो जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो Y इज इक्वल टू आपको CH3 कहाँ, ये C है, और ये R1 और ये R2 होगा, और ये आपका NH2 बन जाएगा, नहीं NH2 नहीं, केवल एक हटेगा तो NH बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, NH बन जाएगा। ठीक, वापस से इसका रिएक्शन किससे करवाना है, H2O से, तो जब H2O से करवाएंगे तो R1C, यहाँ से अमोनिया हट जाएगा और R1 यहाँ पे रह जाएगा, तो ये यानी कि ये कीटोन का रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे R1 और R2 दोनों को CH3 कर दिया जाए तो कीटोन बन जाएगा, और कीटोन जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता, इसका मतलब कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों H किया या एक CH3 एक H किया तो ये एल्डिहाइड रह जाएगा, और एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन देता है, कीटोन आपका फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन क्यूनोलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन एट 500 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट इज, तो जब क्यूनोलीन को हम क्या करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उससे प्रोडक्ट क्या मिलता है। ठीक है, तो समझिएगा, आपका क्यूनोलीन जो है ये आपका है क्यूनोलीन, ये आपका क्यूनोलीन है। तो अगर क्यूनोलीन है और इसको आप 500 डिग्री सेल्सियस पर 500 डिग्री सेल्सियस पर
Br2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये Br2 जाके इससे सेकेंड पोजीशन पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 ब्रोमो आइसोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी का Br2 वेपर से रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो अब ये Br2 आके यहाँ पे कनेक्ट होता और 3 ब्रोमोक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता। लेकिन अगर इसी का आप Br2 से रिएक्शन करवाएंगे किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक, एसिडिक मीडियम में, तो अब ये आपका 5 and 8 डाई ब्रोमोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन करेगा, या फिर 5 ब्रोमोक्यूनोलिन और 8 ब्रोमोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो हमने बता दिया। फिलहाल आपका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग अ कार्ब एनायन इज, वह अभिक्रिया जिसमें कार्ब एनायन शामिल नहीं होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्लेजन कंडेंसेशन में भी आता है, और अल्कोहल के निर्जलीकरण में यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें कार्बन पर प्लस चार्ज नहीं आता है, ठीक। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। तो फ्रक्टोज का अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, फ्रक्टोज का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे, ग्लूकोज तो है ग्लूटोनिक एसिड देता है, और ब्रोमीन से Br2 वाटर से फ्रक्टोज तो रिएक्शन नहीं करेगा। HNO3 से अगर रिएक्शन करवाते तो ये आपका टार्टारिक एसिड देता फ्रक्टोज, तो ब्रोमीन वाटर से ये रिएक्शन नहीं करता है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज गिब्स। देखिए अभी पीछे क्वेश्चन आया था लैक्टोज में कौन होता है, जी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 54th नंबर क्वेश्चन, द रीजन ऑफ द ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ मीसोटार्टारिक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन इट्स मॉलिक्यूल। तो क्या होता है, जो मीसोटार्टारिक एसिड होती है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर लेते हैं और फिर ये क्या हो जाता है, अघूर्णक हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड। तो रमन स्पेक्ट्रम में जो मिडिल लाइन होती है इसको रेले लाइन बोला जाता है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी। तो फर्स्ट ऑर्बिट से यानी प्रथम बोर कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो अगर आपको इसको फाइंड करना है तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे b को हम c कह लें तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 h की वैल्यू बन जाएगी आपकी। m जो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा, और इंटू इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए ही बात होगी, तो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में 2.18 इंटू 10⁻6 का होता है। तो अगर लैम्डा इक्वल टू यहाँ से हम फाइंड करें तो क्या देख सकते हैं, कितना मिल जाएगा, ये आपका 31 वहाँ जाएगा तो -3 बना देगा, -3 6 -9 बन जाएगा 10⁻⁻9, और ऊपर बचेगा आपका 6.6 अपॉन में, इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये नियरली 18 के बन जाएगा, ठीक, सॉरी 2 और 9 11 के बन जाएगा, यहाँ पे 11 के। तो ये आपका नियर अबाउट 6 इंटू 10⁻, वैसे पॉइंट एक डिजिट पे आएगा तो -10 के आसपास आपका बनना चाहिए, ठीक। तो 6 कुछ गड़बड़ आ रहा है, 6.6, 9 और 2 18 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो 18 तिहाई 54 3 पॉइंट समथिंग के आसपास बनेगा, और पॉइंट में यहाँ पे -10 हो जाएगा,
तो ये वैल्यू तो सब जगह सेम है, यहाँ पे अंतर है 10 की पावर में, यानी -10। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। चलिए, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर किसने बताया था? डी ब्रॉगली महोदय ने, यानी ए का आपका 2 सही हो जाएगा। अनसर्टेंसी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग महोदय ने बताया, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। और आपका बात आती है किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन किसने बताया था आपका? ये पॉलिंग महोदय ने बताया, यानी कि 4th। और अणुगत सिद्धांत ये RS मुलिकन एंड H हुंड जो है, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो ABCD का 2 3 4 1, ABCD 2 3 4 1 2 3 4, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनने वाला है। नेक्स्ट पे चलेंगे, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। 2s ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो √L L+1 एंड H से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। S के लिए देखेंगे तो L इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा, पूरी वैल्यू 0 कर देगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। Na+Mg2+Al++ एंड Si 4+ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही बात है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। द वैल्यूज ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ दोज वुड बी इन द ऑर्डर। जिस पे सबसे कम प्लस चार्ज होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिस पे सबसे ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियाई जो है वो सबसे कम होती है। इसका मतलब कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, पहला ऑप्शन देखिए और चौथा ऑप्शन ये तो सेम लिखा हुआ है। ठीक, डी ऑप्शन एंड आपका ए ऑप्शन ये दोनों सेम लिखा है, तो फिलहाल इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग होगी, तो आपका कुछ भी लगा लीजिए ए और डी। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गलती माफी रहेगी। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई? तो देखिए यहाँ पे आपका है पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरान, ये तो गलत ही है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड, तो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, अगर स्पेसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो उनकी आयनिक रेडियाई बढ़ती जाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत ही है और ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज। किसी भी एलिमेंट की जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो निगेटिव होती है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगेन आपको लिस्ट मैच करनी है, तो विटामिन के जो है इसकी कमी से रक्त का बहना बाधित होता है, यानी कि ये हो जाएगा एंटी हिमोरेजिक। विटामिन बी है तो बी फॉर बेरी बेरी कह सकते हैं। और विटामिन सी जो है ये आपका एस्कार्बिक, एंटी एस्कार्बिक हो जाएगा। और विटामिन डी एंटी रैचिटिक होगा, यानी सूखा रोग के लिए होगा। ठीक है, तो अब आप यहां से इसको जाके मैच कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ये क्या हो गया भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, कोड जो है मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में अगर देखेंगे तो आपका बन जाएगा विटामिन ए। फैट सॉल्युबल के लिए आप याद रख सकते हैं, एक सेकेंड, फैट सॉल्युबल के लिए आप याद रख सकते हैं KEDA, कीड़ा याद रखिएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल हो जाएगा। और बचा कौन? विटामिन बी और सी, तो ये आपका वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन BaClO3 का होल ट्वाइस। तो ClO3 के होल ट्वाइस में अगर आपको Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ClO3 के ऊपर सिंगल माइनस चार्ज है, इसको x कह लीजिए, x प्लस ये बन जाएगा आपका 3 दूना 6 -6 का बन जाएगा, इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू आपका 5 बनने वाला है। तो 64 का +5 यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इन NiCO होल 4 इज। तो देखिए जो ये आपका कार्बोनिल है CO, एक न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है और इसलिए निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर आर रेस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 एंड H2O, वाटर हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जब ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जल में ऑक्सीजन का देखना है, सॉरी। तो ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा वाटर के केस में -2 बन जाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में -1 बन जाएगा। तो देख लीजिए पहले क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर, यानी कि -1 -2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अ मेटल बिकम्स पैसिव, द मेटल इज। कौन सी मेटल है जो नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्शन करवाया जाए तो वो क्या हो जाती है, पैसिव हो जाती है। पैसिव हो जाने का मतलब कि वो रिएक्टिव नहीं रह जाती। तो एल्यूमिनियम जो है वो Al2O3 ऑक्सीडेशन हो जाता है, एल्यूमिना के ऊपर एक लेयर बन जाती है Al2O3 की और वो पैसिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटेड आयंस हैज द मैक्सिमम आयनिक कंडक्टेंस। निम्नलिखित जलीय आयनों में से किसकी आयनिक चालकता सबसे अधिक होगी। तो जिसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी होगी उसकी आयनिक चालकता भी सबसे ज्यादा होने वाली है, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल Zn2+ और Cu2+Cu निगेटिव इलेक्ट्रोड इज। इसमें से आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो ये आपका गैल्वोनिक सेल होगा। तो गैल्वोनिक सेल में यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये निगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की बात किया है, यानी आपका जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AgNO3 at 25 डिग्री सेल्सियस फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 133। ठीक है, आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस -1 हो जाएगा। द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस आयन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दिस, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NO3 माइनस विल बी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या कर सकते हैं कि हमें बताना है कंडक्टेंस ऑफ NO3 माइनस। तो NO3 के कंडक्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3 एंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे AgNO3 का क्या कर दें, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कर दें। तो ये है आपका कितना हो जाएगा NO3 के लिए, अगर हम देखेंगे तो ये आपका Ag के लिए गिवन है, टोटल का 1 हो जाता है तो 1 - 0.46 कर देंगे। ठीक है, और इनटू इसके लिए आपको दिया है 133, तो ये आपका बन जाएगा कितना, ये 46 था, तो ये आपका बन जाएगा 45.0 इंटू 133। ठीक है, तो आपका बन जाएगा ये नियरली आपका जाएगा 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो 133 पंचे, ये लगभग आपका बनेगा कितना 70 के आसपास जाएगा, और 2 डिजिट पे डेसिमल, यानी कि 2 डिजिट पे डेसिमल आपका 71.82 आपका बन जाएगा। ठीक, 71.82 आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जर्मेनियम इज प्योरीफाइड बाई। तो जर्मेनियम जो है ये जोन रिफाइनिंग मेथड से इसको प्योरीफाई किया जाता है। जी फॉर जर्मेनियम, जी फॉर जोन रिफाइनिंग, आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन से जा सकते हैं। ठीक, और आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज 5 आवर्स, इन व्हाट टाइम द एक्टिविटी ऑफ इट्स सैंपल will be reduced to 1/10 of the original activity। तो अगर हम यहाँ से देखें तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A बाई एक्स कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू जो है वो A/10 बनानी है। ठीक, तो इसका मतलब T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और ये A से A कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका लॉग
10, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1K, यानी T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K बन जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ से आप देखिए तो K की वैल्यू 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी ऊपर में चला जाएगा अपॉन टी हाफ के लिए। सॉरी, तो T इज इक्वल टू यहाँ पे आपका बनने वाला है 2.303 अपॉन 0.693, और टी हाफ की वैल्यू 5 आवर है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो कितना बनने वाला है, ये आपका 6 3 18, ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 5 3 15 पॉइंट समथिंग, ये नियर अबाउट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब 16.6 आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ C14 इज 5.6 into 10 to the power 3 years. The value of its disintegration constant K will be equal to, यहाँ पे will होना चाहिए, C14 का अर्धायुकाल 5.6 into 10 to the power 3 years है, इसके विघटन स्थिरांक का मान ज्ञात करिए। तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 0.693 और अपॉन टी हाफ कर देंगे, यानी 5.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कर देने वाले हैं हम लोग। तो K इज इक्वल टू, ये तो आपका ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 बन जाएगा, और यहाँ पे आप कर सकते हैं कितना, 693 अपॉन 56, तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आप यहाँ पे 10 टू द पावर -5 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब इसी में से दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक, और ये आपका एक बार जाएगा तो एक बार, ठीक है, 56 1 जा 56 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 1 2 लिखा है तो आप भी 1 2 लिख दो, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद ही यहाँ पे डेसिमल आने वाला है। 10 टू द पावर -5 तो पहले ही बन चुका है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक जो है वो मिलके एक बड़े नाभिक का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला तो ये न्यूक्लियर फिशन का है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर ज्ञात करिए। कोई बात नहीं है, चलिए करते हैं। ए का मतलब है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर आपका किसका होता है, ये किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड का होता है, यानी कि आपका 3, ए को 3 से मैच कर दीजिए। हार्डी सुलजे का रूल जो है ये कोगुलेशन से रिलेटेड है, यानी आपका ये 4th हो जाएगा। आपकी डायलिसिस जो है ये प्योरिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि 1 कर दीजिए। बचा क्या, अंतः शोषण इम्बिबिशन इलास्टिक जेल, यानी 2 कर दीजिए। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखेंगे, अल्ट्रास्कोप हैज बीन टाइप्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अति सूक्ष्मदर्शी जिस सिद्धांत पर, अच्छा डिवाइस्ड है ये, ठीक है, डिवाइस्ड सिद्धांत पर बनाया गया है वो है, यानी कि जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये किस सिद्धांत पर आपका बनाया गया है, तो ये आपके टिंडल इफेक्ट पर बनाया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल हैव द मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर। हार्डी सुलजे के रूल के अकॉर्डिंग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होता है वो सबसे ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता भी हो जाती है। इसका मतलब आपका देखिए, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +4 चार्ज है, +2 चार्ज है एंड +3 चार्ज है, तो इसका मतलब आपका सबसे ज्यादा +4 चार्ज, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे, जेनॉन रिएक्ट विद, तो जेनॉन जो है वो बहुत ज्यादा, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देखिए जेनान के कंपाउंड जैसे कि XeF6 बनता है, XeOF4 बनता है, इस टाइप के, ठीक है, तो ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट पे चलेंगे,
Which one of the following molecules is electron deficient and it also involves 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? बहुत सिंपल सा B2H6 डाइबोरेन की फिर से बात हो गई, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इज फाउंड इन, द्विध्रुव आघूर्ण निम्न में से किसमें पाया जाएगा? तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक। H2O में डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following does not have the hydrogen bond? अमोनिया, द्रव अमोनिया है, द्रव अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वाटर में भी होता है, लिक्विड अमोनिया में नहीं होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसका डाइमेराइजेशन हो जाता है, डाइमेराइजेशन, ठीक। इसका मतलब इसमें भी हम कह सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि लिक्विड NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, द नेचर ऑफ P4H10, P4H10 मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होता है? बिल्कुल ये पहला ही ऑप्शन सही होगा, ये टेट्राहेड्रल नेचर का होता है। ज्योमेट्री ऑफ NH2 माइनस इज, NH2 माइनस की ज्योमेट्री कैसी होती है? तो NH2 माइनस की अगर आप देखिए तो कुछ इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होगी, यहाँ पे माइनस और ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, चतुष्फलकीय दिख नहीं रही, रेखिक भी नहीं दिख रही, एंगुलर ज्योमेट्री दिख रही, क्योंकि ये ट्राइप्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर भी नहीं दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? इन NH3 द बॉन्ड एंगल इज नियरली इक्वल टू, तो आप समझिए CH4 है, इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर आपका आता है NH3, यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन इस पे भी होता है sp3, मगर बॉन्ड एंगल यहाँ पे 107 डिग्री हो जाता है। H2O में जाएंगे तो यहाँ पे दो लोन पेयर हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहता है, मगर इसका 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब आपका NH3 में 107 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K3CrH2O होल 4 H2O सॉरी C2O4 एंड होल थ्राइज R। तो इसमें देखिए ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है ना, यानी 3 दूना 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और इस पे दो नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब 3 टू -6 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। तो देखिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर +3 आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स? तो लैंथेनाइड के सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड बिल्कुल यूज करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड का भी यूज करते हैं, एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का भी यूज करते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी को हम लैंथेनाइड्स के पृथक्करण में यूज कर सकते हैं। द कलर ऑफ K2Cr2O7 इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कलर इसका कैसा होता है? ठीक है, तो जब बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड बनाएगा, और क्रोमिल क्लोराइड फिर से बेसिक मीडियम यानी NaOH से रिएक्शन करके ये Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट का LOPPT फॉर्म करता है, इसका मतलब येलो कलर यहाँ पे बेसिक मीडियम में देगा। डाई एथिलीन टेट्राअमीन इज अ चिलेटिंग एजेंट, forms chelates with metal ions. How does this ligand behave? ये किस तरीके का आपका लिगेंड है? डाई मेथिलीन आपका है डाई डाई एथिल ट्राई अमीन। तो यहाँ पे अगर हम करें NH2 और NH2 और फिर आपका ये CH2 एंड CH2 बन जाएगा, फिर से आप NH कर दीजिए, CH2 NH कर दीजिए। देखिए डाई एथिलीन, तो एक एथिलीन दो एथिलीन, डाई एथिलीन हो गया,
यहाँ पे एक पेयर, दो पेयर और यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि ये ट्राई अमीन यहाँ पे आपका बन गया है। इसका मतलब यहाँ पे एक दो तीन, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ अ 100 cc colloidal solution 0.25 gram starch is added which prevents precipitation on addition of 1 ml NaCl solution. What will be the gold number of starch? एक कोलाइडी बिलियन के 100 सीसी के रक्षण हेतु 0.25 ग्राम स्टार्च मिलाना पड़ता है, जो 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण रोकता है। तो स्टार्च का स्वर्णांक कितना होगा? तो स्टार्च का स्वर्णांक जो है वो आपका बन जाएगा 25 ml, 0.25 नहीं 25 ml आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। For the reaction N2 plus 3H2 gives out 2NH3, the equilibrium constant is K. Then what will be the equilibrium constant for this? देखिए पहली बात तो इसने रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया, यानी ये 1/K होने। अगर इसके लिए हम कहें कि ये K डैश है, तो K डैश इज इक्वल टू क्या होगा, पहले वाले का रिवर्स हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे अंडर रूट ले लो, तो 1/√K, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट इज इनहैंस्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है कि किसी कैटालिटिक प्रमोटर के प्रेजेंस में कैटालिस्ट की एक्टिविटी जो है वो इनहैंस हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है आपका द कैटालिस्ट फॉर्म्स एन एलॉय, कैटालिस्ट जो है वो एलॉय का फॉर्मेशन कर लेता है। ये तो आपका ऑप्शन गलत है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है तो इसको देख लीजिएगा। द नंबर ऑफ फ्री बैलेंसीज ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट डिक्रीजेज, डिक्रीज नहीं करती हैं, ये भी गलत है। द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स इंक्रीजेज, तो एक्टिव सेंटर जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो कैटालिस्ट की ज्यादा हो जाती है। Which of the following compounds would be hydrolyzed with most difficulty with NaOH? निम्न यौगिकों में से कौन सा NaOH के द्वारा सर्वाधिक कठिनता से जल अपघटित होगा? सर्वाधिक कठिनता से जल अपघटित होगा। तो यहाँ पे है ये CH3COO, CH3COO, ये सेकेंड डिग्री वाला हो गया आपका, बी ऑप्शन यही सही हो जाएगा, सेकेंड डिग्री। ठीक है। H plus is equal to 2 into 10 to the power minus 5 pH of solution will have, जो H plus कंसंट्रेशन है वो 2 into 10 to the power minus 5 के है, तो आपको बताना है कि इसका pH कितना हो जाएगा। तो माइनस लॉग 2 लिख सकते हैं एंड प्लस 5 लॉग 10 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि ये तो 5 आएगा और माइनस का, क्योंकि ये -5 आगे आया है तो ये माइनस लिखना चाहिए, ये -5 आगे आ जाएगा और फिर आपका इधर बन जाएगा माइनस लॉग लेंगे तो माइनस लॉग -5, ये +5 ही बनेगा, सॉरी +5 और 0.3010 माइनस का, तो 5 में से इसको हटा देंगे तो 4 आ जाएगा और ये आपका आएगा 6 आएगा, 4.6 के आसपास बनेगा। तो आप ए ऑप्शन को फटाक से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव के लिए दिए गए आयतन में विलेयता में वृद्धि होती है कब? जब उसके दाब में वृद्धि करी जाती है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ CH3COH यानी एसिटिक एसिड एंड ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, द रेशियो ऑफ साल्ट टू एसिड कंसंट्रेशन इज increased 10 times, the pH of the solution should increase by, तो अगर इसके सॉल्यूशन क्या कर रहा है कि 10 गुना बढ़ा दिया है लवण और उनके मध्य
के सांद्रण के बीच के अनुपात को 10 गुना बढ़ाया जाए तो विलयन के पीएच में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? तो विलयन का पीएच जो है वो pKa+1 के अकॉर्डिंग आपका बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 की वृद्धि हो रही है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल एंड यूज्ड एज बेटर एंटासिड बिकॉज जो धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं ये घुलनशील होते हैं और एक बेहतर एंटासिड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि जो इनका पीएच होता है, पीएच वो ग्रेटर देन 7 होता, ये 7 होता है, इसका मतलब कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। एंटास एंटासिड का मतलब हुआ एसिड के जस्ट अपोजिट। हाउ मेनी सिंगलेट हैव बीन asserted in phosphorus pentachloride molecule on the basis of paracore? पैराकोर के आधार पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अणु में कितने सिंगलेट लिंकेज प्रेजेंट होंगे? तो फास्फोरस में देखेंगे, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 में अगर हम देखेंगे तो आपके 2 पैराकोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो PCl5 का तो कुछ इस तरीके से बनाओगे, ये मान लीजिए ऐसे, तो एक Cl ये प्लेनर हो जाएंगे और 2 Cl जो होते हैं वो एक्सियल पे चले जाते हैं, इसलिए 2 टाइप के बॉन्ड हुए तो 2 पैराकोर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, विच वन among the following compounds has longest C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ? ठीक, ब्यूटीन 1 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये ब्यूटीन 1 है। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन यानी CH2 आपका डबल बॉन्ड कर दीजिए CH सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूटीन 2 यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसमें देखिए इस डबल बॉन्ड से यहाँ पे A3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है, इस वजह से इसका जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो घट जाएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए 98 का आपका ए सही हो जाएगा। Which one of the following has highest basic character in solution? इनमें से बेसिक करेक्टर किसका सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होगा? तो सेकेंड डिग्री अमीन का होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए दे कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि 4n+2 पाई के अकॉर्डिंग ज़रूरी है कि 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 2 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सर्कुलेटरी डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा ये आपका वो है, मैं ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। तीसरे पे चले, दे अंडरगोज मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये देते हैं, एडिशन नहीं देते। दे कंटेन हाई रेजोनेंस एनर्जी, ये भी सही है, इसका मतलब 2 और 4 आपका सही होना चाहिए। देखिए 1 2 3, 2 3 एंड 4, 2 3 2 4, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक, इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होता है? तो सबसे पहली बात, जो एलिफैटिक होते हैं वो एरोमेटिक के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक होते हैं, और यहाँ पे जो है O के प्रेजेंस की वजह से या यूं कह ले CO के प्रेजेंस की वजह से इसका बेसिक करेक्टर घट जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो एरोमेटिक हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का निम्न एल्कोहलों के निर्जलीकरण विल बी इन ऑर्डर, यानी कि इनके निर्जलीकरण का ऑर्डर कैसा होने वाला है? तो सबसे पहली बात कि आपका यहाँ पे जो
एलिलिक हाइड्रोकार्बन बने यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा, ये सबसे ज्यादा होगा, यानी फोर्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गया, या तो ये ऑप्शन सही होने वाला है और या तो फिर ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक। अब दूसरी बात, ये एरोमेटिक हो गया, ये एलिफैटिक हो गया। तो एलिफैटिक में तो और आसानी से हो जाएगा, एरोमेटिक में सबसे कम, यानी ये 3 पे चले जाना चाहिए। खाली 2 चीज आपने पकड़ लिया और आप आंसर फटाक से लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इज। न्यूक्लियोफाइल के लिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए, ये है CH3CH2Cl, और ये है आपका एलिलिक क्लोराइड, ये है विनाइलिक क्लोराइड, और ये है आपका एसिटिलीन क्लोराइड। तो न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करने आएगा तो जहां पे आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा सबसे पहले वही इजीली देगा। और इन चारों में देखिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपको बी यानी कि सी ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन दूसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा है, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। यानी कि 3-1 आप देख सकते हो, तो 3-1 यहाँ भी दिख रहा है और 3-1 यहाँ भी दिख रहा है। अब इनमें चलेंगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा ही होगी। ठीक। इसका मतलब 2-4 आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड हेल्प्स इन। ओस्टवाल की पृथक्करण पद्धति सहायता करती है, किस में सहायता करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने में। फाइंडिंग द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट नहीं सही है। फाइंडिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड। फाइंडिंग द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ बिल्कुल इसी के लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 80 सेकेंड। 80 सेकेंड इसका हाफ लाइफ टाइम है। द टाइम फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, जो 75% के लिए क्या होता है, टी हाफ जो है उसका जस्ट 2 गुना, यानी कि 80 गुना 160 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रमोटर एक्ट्स एज, जो वर्धक होता है, वर्धक का कार्य करता है, वो कैसा होता है? इंक्रीजेस सरफेस एनर्जी ऑफ द कैटालिस्ट नहीं। मेकिंग द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट मोर अनइवन, असमान बना देता है, जिससे एक्टिव सेंटर की संख्या बढ़ जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज गिवन एज डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल्टा और डेल जी अपॉन डेल टी। बिल्कुल यही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट? डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल बी, ये पी डेल बी यानी कि ऑप्शन सी आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेस? किस में जो है एंट्रोपी में चेंज वो इंक्रीज हो रहा है? ये आपका रिएक्शन है H2O जो है लिक्विड से सॉलिड, यहाँ पे तो एंट्रोपी घट जाएगी। ये गैस से गैस ही रह रही है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गए, एंट्रोपी घट जाएगी। गैसियस गैसियस अगेन, यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल थे, एक ये घट जाएगी। ये गैसियस 1 मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो बढ़ने की बात करी थी, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। The value of the most probable velocities for the gases He, CO2, CH4 and NH3 will be in one of the following order. ठीक है, तो अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करेंगे तो बी मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT/m, यानी कि यहाँ से MP अगर देखोगे तो ये M के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसे अंडर रूट m है लेकिन m भी हम इसको कह ले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब जिसके लिए m की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको हम 4 कह सकते हैं, और अगर इस पे देखिए तो 12 और 16 दूना 32, यानी कि ये 44 बन जाएगा। और CH4 में देखेंगे तो 12×4 = 16 बन जाएगा। NH3 में 17, और ये आपका नाइट्रोजन 28×3 = 31 बन जाएगा। तो सबसे कम वेलोसिटी जो होगी वो CO2 की होने वाली है।
फिर आपकी NH3 की होने वाली है, फिर 16 यानी कि CH4 की, एंड फिर He की। तो बी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। द वेट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? तो ऑक्सीजन यानी O2 हम कह सकते हैं। O2 का मतलब 32 ग्राम। तो 32 ग्राम का मतलब ये हो गया कि आवेगाड्रो नंबर 6.023 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23 कर सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल की बात अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल के लिए इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का मतलब 32/6 इंटू इंटू 10⁻23। इसको नियरली 6 लिख लेते हैं भाई। तो ये हमारा बन जाएगा 5 पॉइंट समथिंग बनेगा, इंटू 10⁻⁻23 आपका बनने वाला है। इसका मतलब ये वैल्यू तो सब जगह सेम है, 5.31 5.31, 23 माइनस का हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following is correctly matched? एसिड रेन NO, एसिड रेन में NO का यूज किया जाता है। क्या पूछा है? करेक्टली मैच्ड पूछा है ना, विच इज करेक्टली मैच्ड। तो नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पे N2O एंड SO2 का मेनली यूज किया जाता है। क्लोरोलिसिस ऑफ लीव N2 यानी पत्तियों का झड़ना N2 की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट CH4 एंड CO2 की वजह से मेनली होता है। होल्स इन ओजोन लेयर, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बात सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक। वैसे क्लोरोलिसिस जो लीव्स होता है ये CO2 की, सॉरी CO2 नहीं, SO2 की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड एट क्रिटिकल पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रिपल पॉइंट। त्रिक बिंदु पर वाष्प दाब की अपेक्षा किसी द्रव का वाष्प दाब क्रांतिक बिंदु पर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब स्मॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3, डेल यानी एनर्जी दी है। द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर इसका प्रेशर बढ़ा दीजिए तो इधर 3 मोल्स हैं, इधर 2 मोल्स हैं, तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो आपको SO3 का ज़्यादा मिलेगा रिएक्शन। और यहाँ पे प्लस है, यानी कि एनर्जी आपको यहाँ पे क्या हो रही है? आपकी ज़रूरत हो रही है एनर्जी की, ज़रूरत हो रही है एनर्जी की, नहीं ज़रूरत नहीं हो रही है, निकल रही है एनर्जी। यानी कि आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो कम टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 115। हिंसबर्ग रिएजेंट किसे बोलते हैं? तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है उसको बेसिक मीडियम में जब हम डालते हैं, यानी बेस जैसे कि KOH कह लें, तो इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। यानी 115 का आप बी ऑप्शन सही कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? इनमें से कौन सा है जो मोस्ट स्टेबल है? तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यानी कि ये एरोमेटिक करेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 to 4 है तो 4 हो जाएगा, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका ना तो एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है, तो मतलब ये आपका नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड देखिए, 6 है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि ये आपका एरोमेटिक होने वाला है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल? तो थर्ड डिग्री जो कार्बोकैटायन होगा आपका, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे आ गया, तो ये होना चाहिए। मगर देखिए यहाँ पे आपको C6H5, तो एक तो थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, दूसरे रेजोनेंस एनर्जी, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल गिव अ प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आप OH लगाएंगे तो Cl हट के यहाँ पे सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। सेम कंडीशन में अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं NaBH से, तो यहाँ भी आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है। इसमें बोरोनेशन इसका करवाएंगे, हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट है, इसका मतलब OH यहाँ पे फर्स्ट डिग्री आ जाएगा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। और यहाँ पे भी अगर आप लेके आते हैं तो ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल देगा। इसका मतलब ऑप्शन सी से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द गिवन कोड्स अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN2 रिएक्शन। इनके SN2 रिएक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले ये आपका फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, यानी 1 नंबर पे आप इसको कह सकते हो। ये आपका सेकेंड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, और ये आपका थर्ड डिग्री है, नहीं ये भी सेकेंड डिग्री है आपका। तो इन दोनों में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आने से क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी 2 नंबर पे आप इसको कर दो और 3 नंबर पे आप इसको कर दो, यानी 1 2 3, मतलब कि आप ऑप्शन ए को सही लगा सकते हैं। एन एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय, एल्किल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे लिखा है एल्किल हैलाइड, यानी RX को हम अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। X को हटा के OH लाना पड़ेगा हमें, योगात्मक अभिक्रिया है नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आज जो है ये सेट 5 भी कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और कुछ प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों ने अपने मन से भी किया होगा, हमसे भी जो हेल्प हो सकी हमने किया। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करिए और क्वालिफाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।